नमस्कार, मैं सीमा तिवारी। आज मैं आपकी डीएड फर्स्ट ईयर की क्लास लेने जा रही हूँ, जो मेरा विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, और जिसका टाइटल है राजनीति निर्देशक सिद्धांत। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति सिद्धांत जो है वो क्या क्या है। राजनीति सिद्धांत जो है वो यह बताता है कि किसी भी कार्य की सफलता और उन सिद्धांतों पर निर्भर रहती है जिससे ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। हमें अपने कार्यक्रम को कुछ सिद्धांतों की परिधि में बांधना पड़ता है। हम अपने कार्य में कहाँ तक सफलता पाएंगे इसकी चुनौती दिलाता है, उन सिद्धांतों पर निर्भर करता है। उसी प्रकार राज्य भी हमें अपने शासन को कुछ सिद्धांतों में बांधने का प्रयास करता है, और राज्य की सफलता तथा असफलता का उत्तरदायित्व इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है। राज्य की इन्हीं सिद्धांतों को राजनीतिक निर्देशक तत्व कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ सहायक सामग्री के विषय में थोड़ा सा समझाऊंगी, जो इस प्रकार से है। ये मोबाइल के द्वारा मैं शो कर रही हूँ जी। है जैसे उन्होंने बताया है कि उच्च जीवन है ना, और दवाओं का प्रयोग, और समान नागरिक संहिता, और समान वेतन हो आदि। इस तरह से उन्होंने यह बोला है कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं, और मैं भी आपको इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। ओके, अब इसमें सर्वप्रथम यह बताया गया है कि इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो पहला इसमें यह है कि लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था कैसी हो, सुरक्षित। राज्य व्यवस्था का सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहला यह है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं रक्षा करने का प्रयत्न करे जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण संभव हो सके। और दूसरा इसमें यह बताया जा रहा है कि राज्य का कतिपय नीति के तत्वों का पालन, जैसे कि भारत के सभी नागरिक हों, चाहे वे स्त्री हों पुरुष हों, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने वाले हों, उन पे अधिकार हो। समाज के भौतिक साधनों का न्याय संगत विभाजन हो जिससे समस्त समाज का हित हो सके, और पुरुषों और स्त्रियों के बीच समाज कल्याण के लिए समान वेतन हो, है ना। श्रमिक पुरुषों, स्त्री, बालकों के लिए शक्ति और उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रबंध हो जिससे उनकी शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो सके। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। इससे या तीसरा इसमें उन्होंने यह बताया है कि ग्राम पंचायत का संगठन भी इसमें होना चाहिए। इस तरह से इस सिद्धांत में बोला जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न किया गया है, और महात्मा गांधी ग्राम उद्धार को विशेष महत्व देते हैं। इस सिद्धांत से सरकार के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। गांधीवादी सिद्धांत कहता है कि विकेंद्रीकरण, शासन तथा स्वयं पर्याप्त इकाइयों के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से चौथा उन्होंने यह बताया है कि कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में जन सहायता भी होना चाहिए। जैसा कि हम यह बोलेंगे कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के अंदर ही ऐसी व्यवस्था करे जिससे वह व्यक्तियों की योग्यता अनुसार काम मिल सके, शिक्षा मिल सके, वृद्धावस्था में तथा बीमारी के समय में राज्य की सहायता कर सके, है ना। और इसके अनुसार वह क्या करे, समस्त लोगों को काम दे, शिक्षा दे, आवश्यकता अनुसार जनता की सहायता करे। प्रत्येक नवीन संविधान को प्रजातंत्रात्मक स्वरूप देने के लिए भी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि कार्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, सभी सहायता जनता के द्वारा उनको देना चाहिए। अब पांचवा इसमें वह बोला है कि कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए स्थितियों का उपबंध, जो यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति से अधिक काम ना करना पड़े, है ना, और राज्य द्वारा उनके मनोरंजन एवं चिकित्सा का उचित प्रबंध हो। स्त्रियों को प्रसूति व्यवस्था में राज्य की ओर संपूर्ण सहायता प्रदान हो। राज्य द्वारा क्या होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो कि वह व्यक्ति सुरक्षित हो और शरीर और स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से हानि
ना पहुँचे। यह मतलब राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। इसके ग्रंथ राज्य का ये कर्तव्य होता है कि जनता को वो क्या करे, प्रत्येक परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े और उसको सुरक्षित करने का वह व्यवहार का विकास करे। छठवां इसमें यह आता है कि आपके श्रमिकों के लिए जीवन परिश्रमिक कैसा हो, श्रमिकों का जीवन परिश्रमिक कैसा होना चाहिए। अनुच्छेद 43 के अनुसार उसमें है बोला गया है कि प्रत्येक श्रमजीवी को, चाहे वह कृषि का काम करता हो, चाहे अन्य किसी उद्योग धंधे में काम करता हो, इन सबको कैसा हो, वेतन समान रूप से मिलना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का भी उनको विकास करने का मौका देना चाहिए। नागरिकों के जीवन स्तर की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए, जिससे नागरिकों का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास उनका हो सके। यह सब हमको उनका ध्यान रखते हुए घरेलू उद्योग धंधों की भी उन्नति का भी उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इसमें आपका सातवां यह बताया है कि नागरिकों के लिए समरूप व्यवहार संहिता। अब ये कैसा हो कि इसमें यह बोला है कि जैसे हिंदू विधि हो गई, मुस्लिम विधि हो गई आदि, इन सब समस्त व्यक्तिगत विधियों के स्थान पर एक राष्ट्रीय विधि का भी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। अब प्रगतिशील युग में समस्त देशों में समस्त संहिता का निर्माण हो, भारत में भी इस प्रकार की समरूप संहिता का निर्माण हो, राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ हो और भारत में समान नागरिक संहिता एकता की भावना हो, आदि की स्थापना इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब उसको नागरिक के लिए समरूप संहिता का व्यवहार देना अनिवार्य है, सबको समानता का अधिकार दे। अब उसके बाद आपका आता है कि शिशुओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अब शिशुओं के लिए क्या हो कि समस्त राज्य में क्या हो कि 10 वर्ष की अवधि से लेकर 14 वर्ष की अवधि तक के शिशुओं के लिए सरकार को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना चाहिए और वह करेगा भी। इस व्यवस्था से गरीब लोग के जो बच्चे हैं वो 8वीं श्रेणी तक की शिक्षा ताकि निःशुल्क क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, और जिससे कुछ समय के पश्चात वह निरक्षरता या अशिक्षा का अंत इसमें हो सके। तो इसका भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उन्होंने अपने नीति निर्देशक तत्वों में इसको महत्वपूर्ण अनुसंधान बताया है। अब 9वां आपका इसमें आता है कि अनुसूचित जातियां तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी आर्थिक हितों की उन्नति। अब यह क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, आदिम जाति में जो शिक्षा संबंधी हैं, आर्थिक हितों को इनको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक अन्याय, समस्त प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा भी करना चाहिए और उनके लिए क्या हो, अनुसूचित जातियों के लोगों में पिछड़ेपन की भावना का भी उन्मूलन करना चाहिए। मतलब सरकार को उनके लिए एक विशेष सुविधाओं को प्रदान करते हुए उनका विशेष ध्यान देना चाहिए, जो आज के वर्तमान युग में इसे लागू कर दिया गया है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अगला उसमें यह है कि जनसाधारण के सुधारने का प्रयास। अब जनसाधारण को आप कैसे सुधारोगे, जैसे कि स्वास्थ्य उसी समय उन्नत हो, जबकि बेकारी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाना चाहिए। भारत में आजकल क्या हो रहा है कि बेकारी की भीषण समस्या है, जिसमें उसको नौकरी नहीं मिल रही है, अधिक पढ़ लिख कर वह यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा उसको बेकारी की अनुभूति हो रही है। तो भारत में क्या आजकल बेकारी की भीषण समस्या है, तो इसका भी उसको विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए औद्योगिकरण हो, उद्योग धंधों का प्रचलन हो, है ना। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पढ़ लिख कर यदि फ्री होंगे तो उतना ज़्यादा लोग क्या करेंगे, मादक पदार्थों का सेवन करेंगे और इससे उनमें बुरी आदतों का विकास होगा। मनोरंजन के लिए उचित साधन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि लोग पढ़ने लिखने के बाद उनके तरह तरह के मनोरंजन के साधन भी हों, जिससे भविष्य में नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो ये सब आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के ही अंतर्गत इसमें आया है। अब इसके बाद ये बोला गया है कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन क्या होना चाहिए। इसमें यह है कि कृषि तथा पशुपालन के संगठन करने का प्रयास किया जाए, है ना।
विशेषतः दूध देने वाले जो पशु हैं, कृषि योग्य पशुओं के धन को रोकना, नस्ल की उन्नति का प्रयास करना। जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम कृषि और पशुपालन संगठन का ध्यान नहीं देंगे तो इसमें पूरी जीवन लोगों का दुखदाई हो जाएगा। जब ये नहीं होंगे तो हमारा भी जीवन कैसा होगा, असराहनीय हो जाएगा और हमारे लिए भी काफ़ी नुकसान होगा। तो इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को नवीन वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक आपके क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसमें समाहित है। अब इसमें अगला आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकें हैं, जो इमारतें हैं और वस्तुओं का भी संगठन इसमें होना चाहिए। अब कैसे स्मारक जो होती है, तब इसका भी कर्तव्य है कि जो पुरानी स्मारक हैं, भवन हैं, उनका भी सरकार का कर्तव्य है कि वो क्या करें, उन स्थानों को, वस्तुओं को बिगड़ने ना दें, नष्ट होने से क्या करें, बचाएं, उनकी सुरक्षा करें, उनको सहयोग करें, उनके द्वारा कानूनों का पालन करवाएं। और क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भी एक राज्य का पुनीत क्या है, कर्तव्य है, ताकि स्मारक और स्थान हमारी महानता की क्या है, ये प्रतीक हैं और हमारी अतीत की ये स्मृतियाँ हैं। यदि हम इनको संभाल के नहीं रखते हैं, देश संभाल के नहीं रखेगा, तो हम आने वाली पीढ़ी को इससे कभी परिचित नहीं करवा पाएंगे कि ये हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, दृश्य हैं और हमारे पूर्वज जो अंग्रेज थे, शासनकाल था, उनके द्वारा बहुत एक बिल्कुल स्मृति चिन्हों को दिया गया है, जो हमारी एक सरकार का एक क्या होती है, एक पूंजी है, वो एक देश की पूंजी है। तो उसका पूरा कर्तव्य होता है कि उसको पूर्ण रूप से संभालने का वह प्रयास करे। अब नेक्स्ट आपका आता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। कैसा कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का क्या करे, प्रयास। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनको एक दूसरे से पृथक होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति। कैसे उसकी उन्नति होना चाहिए। अब उन्होंने तो यह बोल दिया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति करना, राष्ट्रों में न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण क्या करना, संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान की घोषणा करना, संगठित लोग के परस्पर व्यवहारों में संधि आभारों का सम्मान करना, झगड़ों में पंच द्वारा समझौते को प्रोत्साहन देना। ये सब क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का भी उनको पूरा क्या है, कर्तव्य है। ये उसका भी उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से यह बोल दिया गया कि ये 4 बातें जो हैं बहुत ही प्रमुख हैं। अब एक डेफिनेशन का भी प्रयोग किया गया है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत शांति का क्या है, पुजारी है और वह संपूर्ण संसार में शांति की स्थापना के लिए अंतिम स्थिति का प्रयत्न करना उसको चाहिए। अब इस पे कुछ आपके निष्कर्ष हैं, ज़्यादा डिटेल पे तो नहीं जा सकते हैं, मगर ये उन्होंने यह बोला है कि यह जो सिद्धांत है वह कैसा है, राजनीतिक दलों को पदभ्रष्ट नहीं होने देगा, संविधान में इसका उल्लेख निरर्थक नहीं है, राष्ट्रीय भक्ति को प्रगतिशील एवं उन्नतिशील दशाओं में उसको अग्रसर करना है, यह सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना को ही प्रस्तुत करता है और यह सिद्धांत यह बताता है कि सिद्धांतों का पालन करना उत्तरदायी समझें और प्रजातंत्र का जिससे वातावरण बहुत अच्छा बनाया जा सके। तो बच्चों अब इस पे भी आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी आप देखें जिस तरह से आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, दीर्घ आते हैं, तो आपको इसमें कई प्रकार के प्रश्नों का चयन हो सकता है कि आप राजनीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कारण क्या हैं या उनके क्या सिद्धांत हैं। तो मेरा तो अनुभव है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे ही उसको कवर करें ताकि आने वाले टाइम पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। ओके, और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको पूछना है तो आप मुझसे समय लेके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।